आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, ये घटना चक्र अर्धवार्षिकी करंट अफेयर जो आ चुकी है, जिसके अंतर्गत हम लोग करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। और इसमें 1 मई 2022 से लेकर के 15 अप्रैल 2023 तक के जो समसामयिक करंट अफेयर हैं वो दिए गए हैं। तो इस सीरीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें पहले पार्ट में इसके हम जो राष्ट्रीय करंट अफेयर हैं, राष्ट्रीय परिदृश्य वाले करंट अफेयर, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और यह सीरीज़ आपकी कंटिन्यू रहेगी और पूरे मैगजीन को जो है प्रॉपर कवर कराया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथियों, घटना चक्र के साथ साथ घटना सार का जो करंट अफेयर है वो भी प्रॉपर कवर कराया जाएगा, जिसमें कि अगर दोनों करंट अफेयर आप लोग अच्छे से बहुत कवर कर लेते हैं तो मानकर चलिए कि करंट अफेयर आपका जो करंट अफेयर वाला सेक्शन है वो आपका कवर हो जाएगा। और करंट अफेयर से जैसा कि आप लोगों को पता है कि 30 से 35 क्वेश्चंस हर साल आते हैं, तो इसीलिए दोनों करंट अफेयर को प्रॉपर सॉल्व कराया जाएगा, जिससे कि कोई भी ऐसा क्वेश्चंस ना बचे जो कि आप लोगों को ये लगे कि हाँ ये पढ़ा नहीं है। ठीक है, इसीलिए आप मेरे साथ बने रहिए। और चैनल को अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे महत्वपूर्ण जो अन्य वीडियो के नोटिफिकेशन है, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, करंट अफेयर के हो, वो सारे आपको मिलते रहें। तो पहले पार्ट में या पहले जो इस सीरीज़ का जो पहला वीडियो है उसके अंतर्गत हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य के जो करंट अफेयर है उनको सॉल्व करेंगे। और यह वीडियो जैसे ही अपलोड होगा इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो अगर आप लोग वहाँ से देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप वीडियो एक से दो बार आप अगर देख लेते हैं तो फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी ज़्यादा समय नहीं है, तो GS वाले सेक्शन पे आप लोग थोड़ा फोकस करिए। बाकी करंट अफेयर वाला जो सेक्शन है वो आप वीडियो के माध्यम से प्रॉपर जो है कवर कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है और यह दिया गया है चुनाव चिन्ह आरक्षण व आवंटन अध्यादेश या आदेश 1968 के तहत। यह जो है मान्यता उसे दी गई है। और मान्यता देने के कुछ क्राइटेरिया है, जैसे लोकसभा या विधानसभा के किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल को न्यूनतम किन्हीं 4 राज्यों में प्रत्येक राज्य में कुल वैध मतों के न्यूनतम 6% मत प्राप्त हुआ हो और उसने लोकसभा की न्यूनतम 4 सीटें जीती हो। दूसरा ये है कि लोकसभा के पिछले आम चुनाव में उस दल ने कुल सीटों की न्यूनतम 2% सीटों पर विजय प्राप्त की हो और उस सदन में न्यूनतम 3 राज्यों से दल के प्रत्याशी के रूप में वह निर्वाचित हुई हो। तीसरा क्राइटेरिया है कि उस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, ये 3 क्राइटेरिया हैं जिसके आधार पर किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। और अभी हाल ही में दिया गया किसे? आम आदमी पार्टी को। 10 अप्रैल 2023 को भारतीय निर्वाचन आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो अरविंद केजरीवाल हैं, इनके नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया है। जबकि इसमें देखिए, इसके साथ साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ पार्टियों से राष्ट्रीय दल का दर्जा छीन लिया गया है। ठीक है, जैसे अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस जो AITMC है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP, इनसे राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 3 पार्टियां ऐसी हैं जिनसे राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस लिया गया है और आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है। और इस प्रकार वर्तमान में अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय दल की कुल संख्या कितनी है? राष्ट्रीय दल की जो पार्टियां हैं उनकी कुल संख्या 6 है। हाल ही में जो चुनाव संपन्न हुआ था गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में, आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि इस पार्टी के प्रत्याशियों ने उक्त चुनाव में कुल वैध मतों का 12.9% मत प्राप्त किया है। और इसके अतिरिक्त गुजरात विधानसभा की कुल सीटों, जिसमें 182 सीटों में से आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिली थी। ठीक है, तो यह इतना फैक्ट नहीं पूछेगा, लेकिन याद रखिएगा कि किस पार्टी को दर्जा मिला है और किस पार्टी से छीना गया है। और आम आदमी पार्टी वर्तमान समय में पंजाब, गोवा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पहले से ही राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। और इस प्रकार आम आदमी पार्टी को कुल 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ है। और इसे जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है वह चुनाव चिन्ह आरक्षण आवंटन आदेश 1968 के तहत राज्य के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यह शामिल है। और आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू है, आप तो लोगों को पता ही होगा। और वर्तमान समय में राष्ट्रीय दल को जो वर्तमान संख्या है वो 6 है। ठीक है, और कौन कौन सी है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, भारतीय जनता पार्टी BJP, बहुजन समाज पार्टी BSP और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM, नेशनल पीपुल पार्टी NPP और आम आदमी पार्टी APP, इन्हें जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण 2022-23 के दौरान वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। बजट 2022-23 के दौरान वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। अब 10 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम को लॉन्च किया और इस कार्यक्रम को अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के एक सीमावर्ती गांव किबीतू से लॉन्च किया गया। ठीक है, इसे लॉन्च कहाँ से किया गया है? अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के एक सीमावर्ती गांव किबीतू से
लॉन्च किया गया है। 15 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी गई थी। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी मंजूरी वित्त वर्ष 2022-23 से लेकर के 2025-26 तक के लिए प्रदान की गई है। मतलब 2022-23 से लेकर के 25-26 तक के लिए वाइब्रेट प्रोग्राम जो है वो चलाया जाएगा और इस अवधि के लिए इसकी जो वित्तीय आवंटन किया गया है 4800 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। और इसके तहत 4 राज्यों हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड और संघ शासित प्रदेश लद्दाख के उत्तरी जिलों से, उत्तरी सीमा से जो सटे 19 जिले हैं, इनके 46 ब्लॉकों, 2967 गाँवों को समग्र विकास के लिए शामिल, मतलब इनको जो है शामिल किया गया है वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत। 4 राज्य के 19 जिले इसमें शामिल हैं, 46 ब्लॉक और 2967 गाँव शामिल हैं। ठीक है, तो 4 राज्य इसमें शामिल है और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर 662 गाँव की पहचान की गई है, जिसमें से 455 गाँव अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। और यह इसका कार्य क्या होगा? मुख्यतः यह कार्यक्रम चिन्हित सीमावर्ती गाँव के लिए जीवन स्तरों में सुधार करेगा। इसी के साथ उन्हें अपने मूल स्थान पर रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा और इससे इन गाँवों से लोगों के पलायन की जो दर है वह कम होगी। और वाइब्रेट विलेज एक्शन प्लान जो है ग्राम पंचायतों की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा निर्मित किया जाएगा। ठीक है, ग्राम पंचायतों की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कहाँ कहाँ इसकी शुरुआत की गई है, टोटल किन स्थानों पे और कितने जिलों में। नेक्स्ट देखिए, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन 2023। 2 मार्च 2023 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव का परिणाम जारी किया गया और ये 3 राज्य हैं मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। अगर हम मेघालय की बात करें तो 10वीं मेघालय विधानसभा का कार्यकाल जो है वह 15 मार्च 2023 को निर्धारित किया गया था, जिसके कारण 27 फरवरी 2023 को एक चरण में इसमें चुनाव संपन्न हुआ। ठीक है, यहाँ पे जो चुनाव हुआ था वह एक चरण में हुआ था। राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 60 है और हालांकि मेघालय में केवल 59 निर्वाचन क्षेत्र हेतु चुनाव संपन्न हुए हैं, जबकि सोहियोंग निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव को यहाँ के जो सोहियोंग चुनाव निर्वाचन क्षेत्र है यहाँ का चुनाव स्थगित कर दिया गया था। देखिए, मेघालय के पूर्व गृह मंत्री और यूडीपी के प्रत्याशी HDR लिंगदोह के निधन के कारण यह निर्णय लिया गया था। मेघालय विधानसभा की 60 सीटों में से 55 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। मेघालय में टोटल 60 सीटें हैं, जिसमें से 55 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं, जबकि अनुसूचित जाति के लिए कोई भी सीट यहाँ पे आरक्षित नहीं है। मेघालय विधानसभा निर्वाचन 2023 में टोटल जो है 86.69% मतदान हुआ था। और चुनाव परिणाम के अनुसार मेघालय में कोनराड के संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके सामने आई है। और 7 मार्च 2023 को कोनराड के संगमा ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया था। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें नेशनल पीपुल्स पार्टी, इसको टोटल 26 सीटें मिली थी। दूसरे स्थान पर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी थी, जिसे 11 सीट प्राप्त हुई थी। नागालैंड की अगर बात करें, 13वीं नागालैंड विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि जो है 12 मार्च 2023 निर्धारित की गई थी और 27 फरवरी 2023 को एक चरण में यहाँ भी चुनाव संपन्न कराया गया था। यहाँ भी सीटों की कुल संख्या 60 ही है और यहाँ भी 59 सीटों के लिए 29 सीट जो है अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। नागालैंड में भी 59 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। और यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी काजेतो किनीमी निर्विरोध विजयी घोषित किए गए। इनको जो है निर्विरोध विजयी घोषित किया गया। 2023 के चुनाव में राज्य में भारतीय जनता पार्टी और उसकी प्रभावशाली क्षेत्रीय सहयोगी नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी NDPP इसका प्रभुत्व रहा था। ठीक है, तो ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें तो यह 14वीं नागालैंड विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी किया गया है, जो हुए हैं कौन? सेरिगेन लोंग कुमेर को 14वीं नागालैंड विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। इसमें नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी को 25 सीटें मिली हैं और यह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके सामने आई है। त्रिपुरा की बात करें, 12वीं त्रिपुरा विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति 22 मार्च 2023 को की गई और इसी के बाद जो है यहाँ भी चुनाव संपन्न कराया गया था। और 16 फरवरी 2023 को एक चरण में यहाँ भी चुनाव हुआ था, मतलब तीनों राज्यों में एक चरण में चुनाव संपन्न कराया गया था। और यहाँ भी कुल सीटों की संख्या 60 है और यहाँ पे 10 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 20 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। चुनाव परिणाम के अनुसार त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी जो क्षेत्रीय सहयोगी पार्टी है इंडिजेनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, इन्होंने मिल करके कुल 33 सीटें
जीतने में सफल रहीं। 8 मार्च 2023 को भाजपा नेता मणिक साहा ने दूसरे कार्यकाल के लिए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। कौन? मणिक साहा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने हैं। और 24 मार्च 2023 को भाजपा के विधायक विश्वबंधु सेन त्रिपुरा के विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं। ठीक है, तो यह चुनाव से रिलेटेड है, देख लीजिएगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आवधिक रिपोर्ट है जो प्रत्येक राज्य में न्याय प्रणाली के 4 स्तंभों के आधार पर इसका जो है एकत्र किया जाता है, सूचना एकत्र करके यह रिपोर्ट जो है जारी किया जाता है। और यह 4 स्तंभ में कौन कौन से? पुलिस, जेल प्रणाली, न्यायपालिका और कानूनी सहायता की क्षमता, इसके मापन के आधार पर जो है यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। 4 अप्रैल 2023 को इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 जारी किया गया और यह इस रिपोर्ट का तीसरा संस्करण है। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव, कॉमन काज, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और TISS प्रयास के द्वारा जो है यह रिपोर्ट तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट का पहला संस्करण 2019 में जारी किया गया था। इस रिपोर्ट के अंतर्गत भारतीय राज्यों को न्याय तक पहुँच की उनकी क्षमता के अनुसार रैंक प्रदान किया गया है और इस रिपोर्ट को 2 भागों में बांटा गया है, बड़े राज्य और मध्यम राज्य और छोटे राज्य। इन राज्यों को 102 संकेतकों के आधार पर श्रेष्ठ, मध्यम और खराब तीन जो श्रेणी है इनमें विभाजित किया गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक जो है पहले स्थान पे है और सबसे न्यूनतम स्थान पे आपका है उत्तर प्रदेश। ठीक है, कर्नाटक पहले स्थान पे है और उत्तर प्रदेश जो है 18वें स्थान पे है। छोटे राज्यों में सिक्किम पहले स्थान पे है और गोवा अंतिम स्थान पे है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बड़े राज्यों की बात करें तो कर्नाटक पहले स्थान पे है, तमिलनाडु दूसरे, तेलंगाना तीसरे स्थान पे है और अंतिम स्थान पे कौन है? आपका उत्तर प्रदेश नीचे से टॉप किया है, 18वें स्थान पे है। पश्चिम बंगाल 17वें नंबर पे है और बिहार जो है वो 16वें नंबर पे है। विभिन्न स्तंभों में उत्तर प्रदेश की अगर रैंकिंग हम देखें तो पुलिस के मामले में जो है पुलिस की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 15वें स्थान पे है, जेल प्रणाली में उत्तर प्रदेश 17वें, न्याय प्रणाली में 15 और कानूनी सहायता के मामले में उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पे है। तो ये रैंकिंग याद रखिएगा, क्वेश्चंस जो है बन सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, MV गंगा विलास विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 जो 12 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था, यह देश के अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसी अधिनियम के तहत 111 जलमार्गों, ठीक है, 111 जलमार्गों जिसमें 5 वर्तमान और 106 नए राष्ट्रीय राजमार्ग इसमें शामिल हैं। ठीक है, टोटल 111 जलमार्ग हैं। और अगर इनकी हम बात करें तो 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज MV गंगा विलास को वाराणसी से हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया था और यह 28 फरवरी 2023 को असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोगीबिली में जा करके यह इसकी यात्रा जो है पूर्ण हुई थी और यह लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा कर चुकी है। मतलब इसके द्वारा टोटल 3200 किलोमीटर की यात्रा की गई थी और इसके तहत यह जो बांग्लादेश के भी कुछ क्षेत्रों की यात्रा इसमें शामिल है। MV गंगा विलास क्रूज यात्रा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो हल्दिया से प्रयागराज और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो धुबरी से सादिया तक है, यहाँ से होकर के ये राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और 2 दोनों से होकर के गुजरेगी, जिसमें पहले में हल्दिया से प्रयागराज है और दूसरे में जो जलमार्ग 2 है उसमें धुबरी से लेकर के सादिया तक है। जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की बात करें तो गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली से निर्मित है और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली से बना हुआ है। इसी के साथ ही यह क्रूज यात्रा कोलकाता से धुबरी तक इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल से भी गुजर चुका है। ठीक है, और यह यात्रा कुल 27 नदी प्रणालियों से होकर के गुजरी है। यह यात्रा में विश्व धरोहर स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों, नदी घाटियों, बिहार के पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल के कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका और असम में गुवाहाटी सहित टोटल 50 पर्यटन स्थलों का भ्रमण जो है इसमें शामिल है। MV गंगा विलास में सभी विलासित वाली सुविधाओं के साथ 3 डेक तथा 36 पर्यटकों की क्षमता वाले 18 स्वीट शामिल हैं। पहली यात्रा स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक शामिल थे। पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक शामिल थे। ठीक है, और गंगा विलास क्रूज सेवा निजी संचालन द्वारा चलाया जा रहा है और इसका संचालन मेसर्स अंतरा रिवर क्रूज द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, टेंट सिटी। MV गंगा विलास क्रूज के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी में टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया गया है। इस टेंट सिटी का निर्माण सार्वजनिक निजी भागीदारी के प्रारूप में वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। टेंट सिटी प्रतिवर्ष अक्टूबर से जून तक संचालित होगा। प्रधानमंत्री द्वारा पश्चिम बंगाल में हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल का भी उद्घाटन किया गया है।
जलमार्ग विकास परियोजना के तहत विकसित हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल की कार्गो जो हैंडलिंग क्षमता है वह 3 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। ठीक है, तो टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया गया है वाराणसी में, ये भी याद रखिएगा। केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय बन गया है। देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। यह वीडियो पॉज करके आप लोग भाषा अगर देखना चाहें तो एक बार देख सकते हैं। ठीक है, और फरवरी 2023 में केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा अर्थात मलयालम में निर्णय प्रकाशित करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश S. मणिकुमार और न्यायमूर्ति साजी पी चाली की खंडपीठ द्वारा दोनों निर्णय दिए गए हैं। केरल उच्च न्यायालय द्वारा क्षेत्रीय भाषा मलयालम में प्रकाशित दोनों निर्णय अधोलिखित हैं। अगर इसकी हम बात करें, जो निर्णय दिया गया है इसमें पहला है वाहन क्रय ऋण से संबंधित निर्णय है और दूसरा है चेक डैम के निर्माण से संबंधित निर्णय, और दोनों जो है मलयालम क्षेत्रीय भाषा में दिया गया है। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय। देखिए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति होती है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 सब क्लॉज सेकेंड के अंतर्गत सब क्लॉज 2 के तहत की जाती है। 2 मार्च 2023 को उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने अपने एक ऐतिहासिक निर्णय में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में अहम फैसला सुनाया। न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, और इस समिति की बात करें तो यह 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति होगी और राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी इन लोगों की नियुक्ति। और इस समिति में कौन कौन शामिल होंगे? इसमें प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश इस समिति में शामिल होंगे। ठीक है, और लोकसभा में विपक्ष का नेता उपलब्ध न होने पर सबसे अधिक जनप्रतिनिधियों वाली विपक्षी दल का नेता इस समिति का सदस्य होगा। और संसद संविधान के अनुच्छेद 324 सब क्लॉज 2 के तहत कोई विधि नहीं बना लेती तब तक उपयुक्त दिशा निर्देश प्रभावी रहेगा। 5 सदस्यीय संविधान पीठ की अध्यक्षता न्यायमूर्ति KM जोसेफ द्वारा की गई थी। यह जो निर्णय आया है चुनाव आयुक्तों के नियुक्ति से रिलेटेड, यह 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा यह निर्णय दिया गया है और इसकी अध्यक्षता की गई थी न्यायमूर्ति KM जोसेफ द्वारा। एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 असर रिपोर्ट की बात की जा रही है। 18 जनवरी 2023 को एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर, यह ग्रामीण रिपोर्ट है। ठीक है, 2022 जारी किया गया और इसमें ग्रामीण भारत के 3 से लेकर के 16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की नामांकन स्थिति को दर्ज किया गया है। इसी के साथ यह रिपोर्ट 5 से लेकर के 16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की पढ़ने और गणित करने की बुनियादी क्षमताओं पर भी केंद्रित है। असर 2022 में भारत के 616 जिलों और कुल 19,060 गाँवों को शामिल किया गया है। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों हेतु नामांकन दर विगत 15 वर्षों में 95% से ऊपर रहा है। 15 वर्षों में 95% से ऊपर रहा है और यह आंकड़ा 2018 में 97.2% से बढ़ करके 22 में 98.4% हो गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें, आंकड़ा उत्तर प्रदेश में 4% है। इसके अतिरिक्त 2022 में 15 से लेकर के 16 वर्ष आयु के 7.9% लड़कियां नामांकित की गई थी, जबकि 2018 में यह प्रतिशत 13.5% था। सिर्फ 3 राज्यों में 15 से लेकर के 16 वर्ष आयु वर्ग की नामांकित लड़कियों का अनुपात 10% से अधिक है और यह 3 राज्य है। मध्य प्रदेश में 17% है, उत्तर प्रदेश में 15 और छत्तीसगढ़ में 11% है। तो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, हुबली जंक्शन विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है। इसके पहले कौन था? इसके पहले जो था वो गोरखपुर था। ठीक है, और हाल ही में हुबली जंक्शन जो है यह विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है। देखिए, 13 जनवरी 2023 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में हुबली जंक्शन स्थित प्लेटफॉर्म संख्या 8 जो है यह विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का दर्जा प्रदान किया गया है इसको। 12 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया था। इसकी लंबाई 1507 मीटर है। इससे पहले यह खिताब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास था। ठीक है, जिसकी लंबाई 1366.33 मीटर थी। ठीक, और अब यह खिताब किसके पास है? सबसे लंबा प्लेटफॉर्म का ये हो गया है हुबली जंक्शन के पास। दूसरे स्थान पे गोरखपुर जंक्शन है, तीसरे स्थान पे कोल्लम जंक्शन है और चौथे स्थान पे खड़गपुर, 5वें स्थान पे स्टेट स्ट्रीट सबवे है जो आपके शिकागो अमेरिका में स्थित है। मतलब इसमें जो 2 हैं, मतलब 3 जो है ना, स्टार्टिंग के 3 हैं वो हुबली जंक्शन कर्नाटक में, गोरखपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश और कोल्लम जंक्शन केरल। ठीक है, और आपका खड़गपुर जंक्शन पश्चिम बंगाल। ये 4 जो हैं आपके भारत के हैं और 5वां जो है वह शिकागो अमेरिका का है। विदिशा 5G तकनीकी लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला बना है। 13 जनवरी 2023 को विदिशा स्टार्टअप द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G उपयोग मामले में
ज़मीनी स्तर पर तैनाती करने वाले भारत का पहला आकांक्षी जिला बन गया है। विदिशा मध्य प्रदेश का एक आकांक्षी जिला है। विदिशा जिले में स्टार्टअप द्वारा सी डॉट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैट्रिक इसके सहयोग से इसे लागू किया गया है। नवाचारी 5G उपयोग मामले में जो है सुपर क्यूटिकल्स 5G 4G समर्थित स्मार्ट हेल्थ कियोस्क और एम्बूपाड मूलभूत जीवन सुरक्षा समर्थन के साथ 5G 4G समर्थित ऑटो एम्बुलेंस और लॉजी एआई मोतियाबिंद रोग की त्वरित और प्रभावी जांच के लिए स्मार्टफोन के उपयोग के माध्यम से मोतियाबिंद आई स्क्रीनिंग की एप्लीकेशन और एसीओ फाई क्या है, फेफड़े और मस्तिष्क स्कैन के लिए AR VR 3D विजुअलाइजेशन एप्लीकेशन। चौथा है आपका टेक XR जो नवाचारी शिक्षण विधियों के लिए छात्रों हेतु इमर्सिव एक्सपीरियंस किट है। ठीक है, तो पहला कौन सा जिला बन गया है आपका विदिशा जिला। कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला। 14 जनवरी 2023 को केरल के कोल्लम को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। यह घोषणा केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा किया गया था। कोल्लम यह उपलब्धि संविधान साक्षरता अभियान द सिटीजन 2022 का परिणाम है और इस अभियान को कोल्लम जिला पंचायत, जिला योजना समिति और केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत शामिल लगभग 2000 प्रशिक्षकों को सीनेटर कहा गया है। ठीक है, जो 2000 प्रशिक्षक इसमें शामिल हुए थे उन्हें संयुक्त रूप से सीनेटर कहा गया है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 4 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन के लिए प्रारंभिक परिव्यय 19,744 करोड़ रुपये है। मिशन से वर्ष 2023 तक निम्न संभावित परिणाम अपेक्षित हैं। देश में लगभग 125 गीगावाट की संबद्ध अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास करना है। 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश किया जाएगा। 6 लाख से अधिक रोजगार का इससे सृजन होगा। कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक जीवाश्म ईंधन का आयात में कमी आएगी और वार्षिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी लाने का अनुमान लगाया गया है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के उद्देश्य क्या क्या है? भारत को विश्व में ग्रीन हाइड्रोजन का अग्रणी उत्पादक और आपूर्तिकर्ता बनाना, ग्रीन हाइड्रोजन तथा इसके व्युत्पन्न के लिए निर्यात अवसरों का सृजन करना, आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना, स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का विकास करना, उद्योगों के लिए निवेश और व्यापार के अवसरों को आकर्षित करना, रोजगार एवं आर्थिक विकास के अवसर पैदा करना, अनुसंधान एवं विकास R&D परियोजनाओं का समर्थन करना। ठीक है, वायनाड सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। जनवरी 2023 में केरल का वायनाड जिला सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज और सुविधाएं प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। कौन? आपका वायनाड, केरल के वायनाड शहर जो है इसकी बात की जा रही है। वायनाड जिला प्रशासन ने अक्षय वीक कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटलाइजेशन ABCD अभियान के अंग के रूप में यह उपलब्धि हासिल किया है। ठीक है, ABCD अभियान के तहत यह उपलब्धि इसे हासिल हुई है। भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल, ये है ऊपर कुछ जो है आपके फैक्ट दिए गए, अगर ये भी आप देखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके एक बार देख सकते हैं। ठीक है, देखकर इसकी अगर हम बात करें, श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत ये जो रेलवे का निर्माण किया गया है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट, इसके तहत 2002 में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। उधमपुर से बारामूला तक की दूरी 272 किलोमीटर है, जिसे निम्न 4 खंडों में विभाजित किया गया है। खंड फर्स्ट में उधमपुर कटरा, सेकेंड में कटरा बनिहाल, थर्ड में बनिहाल काजीगुंडा और चौथे में है काजीगुंडा टू बारामूला। इस परियोजना के अंतर्गत अत्यधिक विषम असमतल तथा पर्वतीय भूभाग में बड़ी संख्या में सुरंगों और पुलों का निर्माण करना शामिल है। देखिए T49 ट्वीट ट्यूब सुरंग, इसके अंतर्गत मुख्य सुरंग 12.75 किलोमीटर एस्केप सुरंग शामिल है। उल्लेखनीय है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ही एक एस्केप सुरंग का प्रावधान किया गया है। यह एस्केप सुरंग आपात स्थिति में बचाव और बहाली कार्यों को सुगम बनाएगा। 15 दिसंबर 2022 को उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के कटरा बनिहाल खंड पर एस्केप टनल के निर्माण को पूरा कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। इसकी लंबाई जो एस्केप टनल है, इसकी लंबाई है 12.895 किलोमीटर और यह भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल है।
ठीक है। और यह एस्केप टनल घोड़े की नाल के आकार की है। यह एस्केप सुरंग कटरा बनिहाल खंड पर सुंबर और खारी स्टेशनों के मध्य स्थित है। सुरंग का निर्माण न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड NATM द्वारा किया गया है। ठीक है। तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। 9 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस मिशन को शुरू करने की घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री MK स्टालिन द्वारा तमिलनाडु क्लाइमेट समिट के दौरान किया गया था। तमिलनाडु क्लाइमेट समिट का आयोजन 8 से 9 दिसंबर 2022 को चेन्नई में किया गया था। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय मिशन की बात करें तो 30 जून 2008 को भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज को लॉन्च किया था, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर 8 राष्ट्रीय मिशन को शामिल किया गया था। और यह 8 राष्ट्रीय मिशन कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय सौर मिशन, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, एक हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, और 8वां है जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। यह टोटल जो है 8 मिशन इसके अंतर्गत शामिल है। धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। दिसंबर 2022 में केरल का धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। यह देश का पहला ऐसा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है जिसके प्रत्येक स्थानीय रिकॉर्ड निकाय वार्ड में पुस्तकालय है। ठीक है। इस निर्वाचन क्षेत्र के कुल 138 वार्ड में 63 वार्ड में कोई पुस्तकालय नहीं था। हालांकि एक जन संगठन पीपुल्स मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट की सहायता से जो है पीपुल्स मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट की सहायता से शेष जो 63 वार्ड थे इसमें भी पुस्तकालय स्थापित किया गया है। पुथुवाइल नारायण PN पडिक्कर को केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। 1996 में PN पडिक्कर के सम्मान में केरल सरकार द्वारा 19 जून को पुण्यतिथि को वायनादिनम के रूप में घोषित किया गया है। विश्व का पहला पामलीफ पांडुलिपि संग्रहालय हाल ही में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में विश्व के पहले ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि संग्रहण का शुभारंभ किया गया है। भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र 18 जनवरी 2023 को तिरुपति नगर निगम आंध्र प्रदेश ने फाइटोरिट तकनीक पर आधारित देश के सबसे बड़े तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया है। इस तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को तिरुपति स्थित विनायक सागर झील के जल के पुनः उपयोग के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इस तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को स्वच्छ आंध्र मिशन पहल के भाग के रूप में स्थापित किया गया है। स्वच्छ आंध्र मिशन पहल के भाग के रूप में स्थापित किया गया है। इस संयंत्र की स्थापित क्षमता प्रतिदिन 5 MLD है। अपशिष्ट जल उपचार के लिए फाइटोरिड तकनीकी का विकास वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी द्वारा किया गया है। फाइटोरिड अपशिष्ट जल के उपचार की एक भरोसेमंद तकनीक है। एशिया के सबसे बड़े सीवेज उपचार संयंत्र का निर्माण दिल्ली में किया जा रहा है। यह इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। 564 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता के इस ओखला सीवरेज उपचार संयंत्र का निर्माण यमुना कार्य योजना 3 के तहत किया जा रहा है। हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र विवेरिया कांडोमिनियम आवासीय सोसाइटी को सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भारत के पहले ग्रुप कैप्टिव सौर संयंत्र की स्थापना की जाएगी। उपर्युक्त आवासीय सोसाइटी को सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए महाराष्ट्र के हिमायतनगर में 3.125 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी। इस सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण, संचालन और रखरखाव TPREL द्वारा किया जाएगा। ठीक है। इस सौर संयंत्र की स्थापना के साथ ही विवेरिया कांडोमिनियम घरेलू उपयोग हेतु कैप्टिव सौर ऊर्जा का प्रयोग करने वाला देश का पहला आवासीय सोसाइटी बन जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है। केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है। डिजिटल बैंकिंग किसी व्यक्ति को बैंक शाखा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए बिना 24/7 24 घंटे और 7 दिन सभी पारंपरिक बैंकिंग गतिविधियों तक स्वरूप रूप से पहुंचने की सुविधा देता है। 7 जनवरी 2023 को केरल सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा किया गया। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अनुसार राज्य में अब पात्र सभी 3.76
करोड़ खाते में कम से कम एक सेवा या उत्पाद डिजिटल रूप से उपलब्ध है। केरल द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और गहनता योजना के अंतर्गत इस कदम को लागू किया गया है। 2021 में त्रिशूर इस योजना के तहत डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला केरल का पहला जिला बना था। ठीक है, तो पहला जिला कौन बना था? त्रिशूर, और यह भी केरल का ही है। स्मार्ट कार्यक्रम 2 जनवरी 2023 को देश में आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम को भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग NCISM नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस ने संयुक्त रूप से प्रारंभ किया है। उल्लेखनीय है कि जो NCISM और CCRAS यह दोनों ही भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। ठीक है। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 भारत के राज्य और जिलों की बात करें, 20 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 भारत के राज्यों और जिलों नामक रिपोर्ट इसे जारी किया गया है। यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस मानद चेयरमैन कौन है? अमित कपूर, और वाशिंगटन DC स्थित सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव माइकल ग्रीन इसके CEO हैं। इनके द्वारा यह तैयार किया गया है। सामाजिक प्रगति सूचकांक CPI के अंतर्गत भारत के 36 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और 707 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। CPI में प्राप्त स्कोर के आधार पर राज्यों और जिलों को सामाजिक प्रगति के 6 स्तरों के तहत रैंक प्रदान की गई है। और स्तर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो अत्यधिक उच्च सामाजिक प्रगति, सेकेंड उच्च सामाजिक प्रगति, तीसरा ऊपरी मध्य सामाजिक प्रगति, फोर्थ है निम्न मध्यम सामाजिक प्रगति, फिफ्थ है निम्न सामाजिक प्रगति, और आपका जो छठा है वो है अत्यधिक निम्न सामाजिक प्रगति। देश में पुदुचेरी को सर्वाधिक CPI स्कोर प्रदान किया गया है। मतलब पुदुचेरी जो है वो पहले स्थान पे है, और सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में झारखंड अंतिम स्थान पे है। ठीक है। अगर समग्र रैंकिंग की बात करें तो इसमें पुदुचेरी पहले स्थान पे है, लक्षद्वीप दूसरे, गोवा तीसरे, सिक्किम चौथे स्थान पे है, मिजोरम 5वें स्थान पे, तमिलनाडु 6ठे, हिमाचल प्रदेश 7वें स्थान पे है, चंडीगढ़ 8वें और केरल 9वें स्थान पे है। और अगर हम स्तर 2 की बात करें तो इसमें शामिल राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर जो है 10वें स्थान पे है, पंजाब 11वें, दमन दीव आपके 12, लद्दाख जो है 13, नागालैंड 14, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 15वें स्थान पे है। ठीक है। और इसमें CPI 2022 स्तर 5 की अगर हम बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश स्तर 5 में टियर 5 में उत्तर प्रदेश 31वें स्थान पे है, उड़ीसा 32 और मध्य प्रदेश 33। देश के कुल 58 जिलों स्तर फर्स्ट या टियर फर्स्ट अत्यधिक उच्च सामाजिक प्रगति में शामिल हैं। और देश में सर्वाधिक CPI स्कोर आइजोल मिजोरम का है। ठीक है। बिहार के 27 और उत्तर प्रदेश के 14 जिले स्तर 6 में शामिल हैं, जो अत्यधिक निम्न सामाजिक प्रगति की श्रेणी को संदर्भित करता है। तो इसमें उत्तर प्रदेश के 14 जिले शामिल हैं और बिहार के 27 जिले शामिल हैं, किसमें? अत्यधिक निम्न सामाजिक प्रगति की श्रेणी में। नमामि गंगा पहल को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता। नमामि गंगा कार्यक्रम जो एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे जून 2014 में लागू किया गया था, यह एक फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में से अनुमोदित किया गया था। इस कार्यक्रम के 2 मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं? राष्ट्रीय नदी गंगा में प्रदूषण का प्रभावी उपशमन करना, राष्ट्रीय नदी गंगा का संरक्षण और पुनरुद्धार करना। 100% केंद्र सरकार के वित्त पोषण पर यह आधारित है। और हालांकि भविष्य में भी इस कार्यक्रम की आवश्यकता के दृष्टिगत केंद्र सरकार द्वारा फरवरी 2023 में नमामि गंगा मिशन 2 को स्वीकृति प्रदान की गई थी और यह मिशन 2026 तक प्रभावी रहेगा। ठीक है। 13 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र ने गंगा नदी पुनरुद्धार नमामि गंगे पहल को प्राकृतिक विश्व को पुनर्जीवित करने वाली विश्व की 10 शीर्ष पुनर्स्थापन फ्लैगशिप पहलों में से एक के रूप में मान्यता इसे प्राप्त हुआ है। और यह घोषणा मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित जैव विविधता पर जो अभी समय होता है CBD COP15 के भाग 2 के दौरान जो है इसे यह रैंक दी गई है। नमामि गंगा सहित कुल 10 पहलों को संयुक्त राष्ट्र विश्व पुनर्स्थापना फ्लैगशिप पहल घोषित किया गया है। इस घोषणा के कारण ये पहले संयुक्त राष्ट्र के प्रोत्साहन सलाह और वित्तीयन हेतु योग्य होगा। ये पहले संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP एवं संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा समन्वित एवं वैश्विक आंदोलन पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापना पर संयुक्त राष्ट्र दशक के बैनर के तहत चयनित की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापना दशक की अवधि क्या है? 2021 से लेकर के 2030 तक संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्स्थापना दशक के रूप में घोषित किया गया है 2021 से लेकर के 2023 तक। ठीक है।
गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022। गुजरात की 14वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति 18 फरवरी 2023 को हुई थी और हिमाचल प्रदेश के 13वें विधानसभा कार्यकाल की समाप्ति 8 जनवरी 2023 को हुई थी। और अगर हम बात करें गुजरात में जो नई विधानसभा का गठन किया गया है, 2 चरणों में यहाँ पे चुनाव कराया गया था और हिमाचल प्रदेश में 1 चरण में चुनाव संपन्न हुआ था। चुनाव परिणाम की बात करें तो संसदीय एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश 2008 के अनुसार गुजरात विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? 182 है, जिनमें से 13 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं, 27 सीटें 13 सीटें जो है अनुसूचित जातियों के लिए और 27 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। गुजरात विधानसभा में कुल मतदान जो है 64.33% हुआ था। 8 दिसंबर 2022 को गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 का परिणाम घोषित किया गया, जिसके तहत सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को राज्य विधानसभा में एक बार पुनः बहुमत प्राप्त हुआ है। और अगर हम बात करें गुजरात विधानसभा चुनाव में, यह भाजपा की लगातार 7वीं बार जीत है। गुजरात में भाजपा सर्वप्रथम 1995 में सत्ता में आई थी। 2022 के चुनाव में 182 सीटों में से भाजपा को 156 सीट प्राप्त हुआ है। गुजरात विधानसभा चुनाव के इतिहास में किसी एक पार्टी द्वारा सर्वाधिक सीटें जीतने का रिकॉर्ड जो है इसी के द्वारा बनाया गया है। और 2022 के चुनाव के माध्यम से गुजरात की राजनीति में आम आदमी पार्टी का प्रवेश हुआ है। राज्य में पहली बार चुनाव लड़ते हुए आम आदमी पार्टी 5 सीटें जीतने में सफल हुई थी। 12 दिसंबर 2022 को भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ लिए हैं। 20 दिसंबर 2022 को बनासकांठा जिले के सराद निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक शंकर चौधरी नवगठित 15वीं गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 156, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 17, आम आदमी पार्टी को 5 सीटें प्राप्त हुई है। हिमाचल प्रदेश की बात करें, संसदीय एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आयोग 2008 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में कुल 68 सीटें हैं, जिनमें से 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए, 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। हिमाचल प्रदेश में 75.6% मत पड़ा था और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा निर्वाचन इतिहास में दर्ज यह अब तक का सर्वाधिक मतदान है। ठीक है, सर्वाधिक मतदान हुआ है। विश्व के सबसे ऊंचे मतदान स्टेशन तासीगंज, लाहौर और स्पीति में 100% मतदान दर्ज किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह विश्व का सबसे ऊंचा मतदान स्टेशन है। कौन? तासीगंज, जो लाहौर और स्पीति जिले में स्थित है। यहाँ पे 100% मतदान भी हुआ है। तासीगंज मतदान स्टेशन 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 8 दिसंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के परिणामों की घोषणा की गई है और यहाँ पर भी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा था। ठीक है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो है यह हार गई है और चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ है और उसकी सत्ता में वापसी हुई है। देखिए, 11 दिसंबर 2022 को नादौन हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं और मुकेश अग्निहोत्री इन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। हिमालय यॉक को खाद्य पशु का दर्जा प्रदान किया गया है। पालतू यॉक, जिसका वैज्ञानिक नाम बॉस सूरिनेस है और 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार भारत में लगभग 58,000 यॉक हैं और यह संख्या वर्ष 2012 में आयोजित पिछली पशुधन गणना से लगभग 24.67% कम है। 26 नवंबर 2022 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण FSSAI के वैज्ञानिक पैनल द्वारा हिमालयी यॉक को एक खाद्य पशु के रूप में स्वीकार किया गया है। यॉक को खाद्य पशु के रूप में वर्गीकृत करने की सिफारिश पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा दिया गया था। इसकी सिफारिश की गई थी। खाद्य पशु वे होते हैं जिन्हें मनुष्य द्वारा पाला जाता है और खाद्य उत्पादन या उपभोग के लिए इनका उपयोग किया जाता है। FSSAI द्वारा खाद्य पशु के रूप में पहचान से यॉक के पारंपरिक दूध और मांस उद्योग का हिस्सा बनाने में मदद मिलेगी। इससे यॉकों की संख्या में हो रही गिरावट को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी। राष्ट्रीय यॉक अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? यह आपके दिरांग, पश्चिम कामेंग जिला, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। देखिए, इस संस्थान ने 2021 में यॉक के संरक्षण के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता किया था। ठीक है, प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर आयुक्त प्रणाली को लागू किया गया है। भारतीय संविधान की 7वीं सूची के अंतर्गत पुलिस को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। पारंपरिक पुलिस व्यवस्था में जिले की पुलिस पर नियंत्रण के लिए जिलाधिकारी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के पास कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्ति निहित होती है। वहीं पुलिस कमिश्नर प्रणाली में ये शक्तियाँ कमिश्नर के पास होती हैं।
25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा राज्य के 3 नए जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली को लागू किया गया है और यह 3 जिले हैं प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा। रमित शर्मा को प्रयागराज और प्रतिंदर सिंह को आगरा, अजय कुमार मिश्रा को गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त आगरा, गाजियाबाद एवं प्रयागराज की नगरीय जनसंख्या 10 लाख से अधिक होने की दृष्टिगत मंत्रिपरिषद ने इस तीनों जनपदों को महानगर क्षेत्र घोषित किए जाने की विषयक अधिसूचना के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है। ठीक है, तो इन्हें जो है महानगर क्षेत्र भी घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है, फिर से स्वीकृति दी गई है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 7 जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली जो है वह लागू है। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज। ठीक है, सर्वप्रथम लखनऊ में लागू हुआ था 2020 में, फिर गौतम बुद्ध नगर 2020, कानपुर में 2021, वाराणसी में 2021, गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज में 2022 में यह व्यवस्था लागू की गई है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कैंपेगौड़ा प्रथम विजयनगर साम्राज्य के अधीन 16वीं शताब्दी के एक सामंतवादी शासक थे और इन्हें ही स्थानीय रूप से नाड प्रभु कैंपेगौड़ा के नाम से जाना जाता है। इन्हें आधुनिक बेंगलोर, वर्तमान बेंगलुरु का संस्थापक माना जाता है। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में श्री नाड प्रभु कैंपेगौड़ा की प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में है। इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाम दिया गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इससे स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाम दिया गया है। और यह जो मूर्ति है कांस्य की बनाई गई है। इसकी ऊंचाई 108 फीट है और इसका निर्माण जो है 98 टन कांस्य, 120 टन इस्पात का उपयोग करके बनाया गया है। इस प्रतिमा के शिल्पकार हैं रामवी सुतार द्वारा जो है यह जो है इसके शिल्पकार हैं। श्री सुतार ने गुजरात स्थित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जो 182 मीटर स्टैचू ऑफ यूनिटी है, इसका भी डिजाइन किया था। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में शामिल किया गया है। इस प्रतिमा के नाम किसी शहर के संस्थापक की पहली और सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा होने का रिकॉर्ड प्राप्त है। नेक्स्ट देखिए, स्टैचू ऑफ बिलीव, यह क्या है? 29 अक्टूबर 2022 को राजस्थान में विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है, जिसे स्टैचू ऑफ बिलीव कहा गया है। और यह प्रतिमा राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर में स्थापित किया गया है। स्टैचू ऑफ बिलीव यह विश्वास स्वरूपम नाम दिया गया है। इसे स्टैचू ऑफ बिलीव या विश्वास स्वरूपम नाम दिया गया है। इसकी ऊंचाई है 369 फीट। इस प्रतिमा में भगवान शिव को ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। इसके निर्माण में 3000 टन इस्पात और लोहे तथा 2.5 लाख टन कंक्रीट एवं बालू का उपयोग किया गया है। स्टैचू ऑफ पीस, 16 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया था और यह जैन श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज की प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई 151 इंच है। और यह जो प्रतिमा है वह 8 धातुओं से निर्मित है, जिसमें तांबा इसका मुख्य घटक है। और यह प्रतिमा पाली राजस्थान के जैतपुर में स्थित है। यह भी आपके राजस्थान के जैतपुर में स्थित है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को राष्ट्र को समर्पित किया गया। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी 11वीं सदी के महान दार्शनिक चिंतक श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है और यह प्रतिमा शमशाबाद, हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित त्रिदंडी चिन्ना जीयर स्वामी आश्रम में स्थापित किया गया है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को हिंदी में समता मूर्ति नाम दिया गया है। इसकी ऊंचाई है 216 फीट। यह प्रतिमा पंचलोह है, अर्थात 5 धातुओं के संयोजन से निर्मित किया गया है, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ते के मिश्रण से इसका निर्माण किया गया है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। थाईलैंड स्थित ग्रेट बुद्धा यह सबसे ऊंची प्रतिमा है बैठी हुई मुद्रा में। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? यह आपका है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, स्टैचू ऑफ डिग्निटी, 12 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या जनपद में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया, जिसे स्टैचू ऑफ डिग्निटी या फिर मर्यादा मूर्ति नाम दिया गया है। ठीक है, और यह प्रतिमा हैदराबाद में स्थापित स्वामी रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की छोटी प्रतिकृति है। ठीक है, तो स्टैचू ऑफ डिग्निटी की निर्माण जो है या स्थापना जो है या फिर अनावरण जो है वो आपके अयोध्या में किया गया है योगी आदित्यनाथ द्वारा। स्टैचू ऑफ पीस, जम्मू एवं कश्मीर, जुलाई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में स्थापित स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। श्रीनगर में स्थापित इस प्रतिमा को
स्टैचू ऑफ पीस नाम दिया गया है। 4 फीट ऊंची यह प्रतिमा शुद्ध सफ़ेद मकराना संगमरमर से बना हुआ है। इसका वजन है 600 किलोग्राम। तो ये सारे जो स्टैचू ऑफ पीस, इक्वलिटी, डिग्निटी, इन सबको देख लीजिएगा एक बार, हो सकता है कि इससे क्वेश्चंस देखने को मिले। उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन। FSSAI सभी भारतीयों को सुरक्षित, स्वस्थ और दीर्घकालिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ईट राइट इंडिया नामक आंदोलन संचालित कर रहा है। ईट राइट इंडिया का टैगलाइन क्या है? सही भोजन बेहतर जीवन। देखिए 7 नवंबर 2022 को प्रयागराज रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। प्रयागराज रेलवे स्टेशन ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला और उत्तर मध्य रेलवे का तीसरा रेलवे स्टेशन है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन और उत्तर मध्य रेलवे का तीसरा रेलवे स्टेशन है। इससे पूर्व उत्तर मध्य रेलवे के 2 रेलवे स्टेशन कौन कौन से हैं? ग्वालियर और डबरा। इन्हें जो है यह प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। 14 नवंबर 2022 को उत्तर मध्य रेलवे के डाभौरा रेलवे स्टेशन, जो रीवा मध्य प्रदेश में है, दिसंबर 2022 में कानपुर रेलवे स्टेशन को भी ईट राइट प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। देखिए 3 दिसंबर 2019 को मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र को FSSAI द्वारा देश के पहले ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया था। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। ठीक है, कि पहला किसे प्रदान किया गया था। दिसंबर 2022 में रेल यात्रियों को उच्च गुणवत्ता का पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग के साथ ही ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र भी दिया गया है। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, एक राष्ट्र एक उर्वरक। उर्वरक ऐसे पादप पोषक तत्व हैं जिनका उत्पादन वाणिज्यिक रूप से अकार्बनिक रसायनों से किया जाता है। भारत में सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला उर्वरक जो है वो आपका यूरिया है। मूल्य केंद्र सरकार द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। उत्पादक जो कंपनियां हैं वह यूरिया को एक निश्चित MRP पर बेचती हैं, जो उत्पादन लागत का मात्र 10 से 20% तक होता है। शेष 80 से 90% तक उत्पादन लागत केंद्र सरकार द्वारा उत्पादकों को सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। अन्य उर्वरक जैसे DAP एवं आदि, DAP जिसमें डायमोनियम फॉस्फेट, MOP जिसमें म्यूरेट और फॉस्फेट आदि, इसकी कीमतें आधारित रूप से केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं की जाती हैं। अगर नियंत्रित की जाती है तो वह यूरिया का जो मूल्य है उसे नियंत्रित किया जाता है। 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, एक राष्ट्र एक उर्वरक का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत जन उर्वरक परियोजना, एक राष्ट्र एक उर्वरक के तहत प्रधानमंत्री ने भारत यूरिया बैग को भी लॉन्च किया था। इसके अंतर्गत उर्वरक के लिए एक ही ब्रांड और लोगो का उपयोग किया जाएगा। इसी अवसर पर प्रधानमंत्री ने केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का भी शुभारंभ किया। एक राष्ट्र एक उर्वरक की बात करें, इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी वाले उर्वरक पूरे देश में एक ही ब्रांड के नाम, और इस ब्रांड का नाम होगा भारत, इसके नाम से विक्रय किया जाएगा। अब यूरिया पूरे देश में केवल भारत ब्रांड के नाम से ही उपलब्ध होगा। स्पष्ट है कि भारत सरकार ने उर्वरक उत्पादक कंपनियों के लिए उनके उत्पादों का विपणन भारत ब्रांड नाम के अंतर्गत करना अनिवार्य कर दिया है। इससे उत्पादन करने वाली कंपनियों से निरपेक्ष पूरे देश में उर्वरक ब्रांडों का मानकीकरण सुनिश्चित होगा। यूरिया डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP और म्यूरेट ऑफ पोटास MOP और नाइट्रोजन फॉस्फेट पोटेशियम आदि के लिए एकल ब्रांड नाम क्रमशः भारत यूरिया, भारत DAP, भारत MOP और भारत NPK आदि प्रयुक्त किया जाएगा। ठीक है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022, पब्लिक अफेयर इंडेक्स को 1994 में स्थापित किया गया था। बेंगलुरु स्थित गैर लाभकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा इसे विकसित किया गया था। यह सूचकांक 2016 से प्रत्येक वर्ष जारी किया जा रहा है। इस सूचकांक के तहत भारत के राज्यों को उनके प्रशासनिक प्रदर्शन के आधार पर रैंक प्रदान किया जाता है। 14 अक्टूबर 2022 को पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा वार्षिक रिपोर्ट पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 को प्रकाशित किया गया। पब्लिक अफेयर इंडेक्स PAI का यह 7वां संस्करण था। ठीक है। इस सूचकांक में राज्यों को जनसंख्या की आकार की दृष्टि से 18 बड़े राज्य और 10 छोटे राज्यों में वर्गीकृत किया गया है। बड़े राज्यों की श्रेणी में हरियाणा पहले स्थान पे है और छोटे राज्यों की श्रेणी में सिक्किम पहले स्थान पे है। देखिए बड़े राज्यों में हरियाणा पहले स्थान पे है, तमिलनाडु दूसरे, केरल तीसरे, छत्तीसगढ़ चौथे और पंजाब जो है 5वें स्थान पे है। और सिर्फ 5 छोटे राज्यों की बात करें तो सिक्किम जो है पहले स्थान पे है, हिमाचल प्रदेश दूसरे, उत्तराखंड तीसरे, गोवा चौथे और मिजोरम 5वें स्थान पे है। इस श्रेणी में नागालैंड को समग्र स्कोर के साथ अंतिम स्थान पर रखा गया है।
सूचकांक में उत्तर प्रदेश को बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत शामिल किया गया है। और सूचकांक में उत्तर प्रदेश ने गत वर्ष की तुलना में अपनी रैंक में सुधार करते हुए समग्र स्कोर के साथ 12वां स्थान हासिल किया है। उत्तर प्रदेश 12वें स्थान पे है, जबकि इसके पहले 2021 में उत्तर प्रदेश अंतिम 18वें स्थान पे था। तो इसकी रैंकिंग में सुधार हुआ है और इस समय यह 12वें स्थान पे है। हिमाचल प्रदेश 2 जल विद्युत परियोजना की आधारशिला। पनबिजली परियोजना को उनके आकार के आधार पर आमतौर पर 2 खंडों में वर्गीकृत किया जाता है, छोटे और बड़े जल विद्युत परियोजनाएं। भारत में 25 मेगावाट या उससे कम क्षमता की पनबिजली परियोजनाओं को छोटे जल विद्युत परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और यदि हम बात करें छोटे जल विद्युत परियोजनाओं को आगे जो है निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, जैसे सूक्ष्म जो 10 किलोवाट तक होते हैं, लघु 101 से लेकर के 2 मेगावाट और छोटे 2 मेगावाट से 25 मेगावाट। इसके अतिरिक्त 500 मेगावाट या उससे अधिक स्थापित क्षमता जल विद्युत परियोजनाओं को वृहद परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। और 13 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल प्रदेश में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। यह आधारशिला हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में रखी गई है। और इन पनबिजली परियोजनाओं में शामिल है 48 मेगावाट की काचू थर्ड पनबिजली परियोजना और 30 मेगावाट की देवथल चाजू पनबिजली परियोजना। इन दोनों की जो है आधारशिला रखी गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के अनुसार इन दोनों परियोजनाओं से वार्षिक 270 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा। चाजू थर्ड जल विद्युत परियोजना यह हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में दतोई गांव में स्थित है और चाजू नाला पर स्थित एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। यह परियोजना चाजू नाला और मेहाद नाला के संयुक्त जल के प्रयोग पर आधारित है। देवथल चाजू जल विद्युत परियोजना की बात करें, यह रन ऑफ द रिवर परियोजना है और यह भी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में देवथल नाला पर स्थित है। इन दोनों परियोजनाओं का निर्माण और संचालन हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। भारत में जल विद्युत क्षमता देखिए, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अनुसार मार्च 2023 तक भारत की कुल जो स्थापित विद्युत क्षमता है वह 4,12,212 मेगावाट जीवाश्म और गैर जीवाश्म दोनों मिलाकर के हो गई है, जिसमें छोटी जल विद्युत क्षमता कितनी है 4,943 मेगावाट कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 1.2% और बृहद जल विद्युत परियोजना है 46,850 मेगावाट कुल स्थापित क्षमता का 11.4%। ठीक है। वर्ल्ड ड्रग पार्क की आधारशिला। भारतीय औषध उद्योग के आकार के आधार पर विश्व में तीसरा सबसे बड़ा, जबकि मूल्य के आधार पर 14वां सबसे बड़ा उद्योग है और विश्व में निर्यातक की जाने वाली कुल औषधियों दवाओं में भारत का योगदान 3.5% है। इन उपलब्धियों के बावजूद भारत कुछ मूलभूत कच्चे माल यथा जो बल्क ड्रग्स की आयात हेतु अन्य देशों पर निर्भर है। बल्क ड्रग्स के सक्रिय औषधि सामग्री जिसे एपीआईज का जैसे एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स जिसे कहा जाता है, यह दवाओं के लिए एक प्रमुख घटक होते हैं जो इन्हें वांछित चिकित्सा प्रभाव प्रदान करते हैं। 13 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल प्रदेश के ऊना में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी गई है। कहाँ रखी गई? हिमाचल प्रदेश के ऊना में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी गई है। और पहले बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला 10 अक्टूबर 2022 को गुजरात के भरूच जिले में स्थित जंबूसर में रखी गई थी। तो पहले आधारशिला गुजरात में रखी गई थी और दूसरी रखी गई है हिमाचल प्रदेश में। 1 सितंबर 2022 को औषध विभाग ने बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने की योजना के तहत 3 राज्यों हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में बल्क ड्रग पार्कों की स्थापना को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। मतलब 3 राज्यों में इसकी स्थापना की जाएगी, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में। मोढेरा पहल 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गाँव। नौ से 11 अक्टूबर 2022 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात का दौरा किया और इस यात्रा के दौरान मोढेरा को भारत का पहला 24 घंटे और 7 दिन सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया है। मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर में हेरिटेज लाइटिंग का भी उद्घाटन किया गया है और इस प्रकार यह मंदिर भारत का पहला ऐसा विरासत स्थल बन गया है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित है। सूर्य मंदिर और पूरे गाँव को सौर ऊर्जा के माध्यम से संचालित करने वाला यह अपनी तरह का पहली परियोजना है। उल्लेखनीय है कि मोढेरा का सौरीकरण सूर्यग्राम परियोजना के तहत किया गया है। ठीक है, इसका जो सौरीकरण किया गया है वो सूर्यग्राम परियोजना के तहत किया गया है। इस परियोजना के माध्यम से मोढेरा भारत का प्रथम शुद्ध नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गांव बन गया है। यह पहला ऐसा गांव है जहां सौर ऊर्जा संचालित अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन भी है। भारत की पहली ग्रिड संबद्ध MWH स्तरीय बैटरी ऊर्जा संग्रहण प्रणाली जो है यह मोढेरा में ही स्थापित की गई है। स्वच्छता ही सेवा 2022 और
सुजलम 1 और 2.0 अवार्ड। 2 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छ भारत दिवस 2022 के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा 2022 सुजलम 1 और 2.0 के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कार दिया गया है। और अगर हम बात करें स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं की घोषणा की गई है। इसमें बात करें तो पहले स्थान पे है आपका कर्नाटक, दूसरे स्थान पे बिहार है, तीसरे स्थान पे लक्षद्वीप है, शीर्ष राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में स्वच्छ सेवा के मामले में। और सुजलम शीर्ष पुरस्कारकर्ता की बात करें तो पहले स्थान पे मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पे तेलंगाना, चौथे स्थान पे उड़ीसा और पाँचवें स्थान पे तमिलनाडु है। सुजलम 2.0 में पहले स्थान पे कर्नाटक, दूसरे स्थान पे तेलंगाना, तीसरे स्थान पे उड़ीसा, चौथे स्थान पे मध्य प्रदेश और पाँचवें स्थान पे पश्चिम बंगाल है। स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज की बात करें तो गंदला जल प्रबंधन के मामले में हरियाणा पहले स्थान पे है जिला, और हरियाणा का जिला कौन सा जिला परिषद भिवानी पहले स्थान पे है। और जैविक अपशिष्ट प्रबंधन में कर्नाटक का ऑगिरेगेनियम इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड जो है पहले स्थान पे है। गोवर्धन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन के मामले में महाराष्ट्र और तमिलनाडु, महाराष्ट्र का कार्बन लूप्स प्राइवेट लिमिटेड पहले स्थान पे है और क्लीन एनर्जी टेक सॉल्यूशन LLP यह दूसरे स्थान पे है जो तमिलनाडु का है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के मामले में गुजरात का सलटेक डिजाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड पहले स्थान पे है और तमिलनाडु का HVA केमिकल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड दूसरे स्थान पे है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 2 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ भारत दिवस 2022 के अवसर पर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 रिपोर्ट जारी किया गया। यह सर्वेक्षण पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जारी किया गया है। इस सर्वेक्षण में देश भर के 33 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों इन सबके 709 जिले 17,559 गाँवों को शामिल किया गया है। देश भर के 33 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की समग्र रैंकिंग में उत्तर प्रदेश जो है 18वें स्थान पे है और बिहार 32वें स्थान पे है। राज्यों में तेलंगाना जो है पहले स्थान पे है, शीर्ष बड़े राज्यों में तेलंगाना पहले स्थान पे, हरियाणा दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पे है। और शीर्ष छोटे राज्यों में अंडमान निकोबार पहले स्थान पे है, दादर नागर हवेली और दमन दीव दूसरे और सिक्किम जो है तीसरे स्थान पे है। शीर्ष 3 जिले कौन हैं? शीर्ष 3 जिले में भिवानी हरियाणा और जगित्याल तेलंगाना और निजामाबाद तेलंगाना, यह तीनों जिले जो हैं शीर्ष जिलों की रैंकिंग में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पे हैं। मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक भागीदारी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, इंपॉर्टेंट है। मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक भागीदारी वाला जिला कौन सा है? कानपुर देहात। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में राष्ट्रीय स्तर समग्र रूप से 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में यह लगातार छठी बार इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। और शीर्ष 10 शहरों की रैंकिंग की अगर हम बात करें जो 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में पहले स्थान पे इंदौर मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पे सूरत गुजरात, तीसरे स्थान पे नवी मुंबई महाराष्ट्र, चौथे स्थान पे विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, पाँचवें स्थान पे विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, छठे स्थान पर मध्य प्रदेश का भोपाल, सातवें स्थान पे आंध्र प्रदेश का तिरुपति, आठवें स्थान पे कर्नाटक का मैसूर, नौवें स्थान पे दिल्ली का मतलब नई दिल्ली और 10वें स्थान पे अंबिकापुर छत्तीसगढ़ है। और शीर्ष 5 1 से 10 लाख जनसंख्या की श्रेणी में पहले स्थान पे तिरुपति आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पे मैसूर कर्नाटक, तीसरे स्थान पे नई दिल्ली और चौथे स्थान पे अंबिकापुर, पाँचवें स्थान पे नोएडा। ठीक है, तो 1 से लेकर के 10 लाख की श्रेणी में नोएडा जो है वो 5वें स्थान पे है। इसी श्रेणी में ईटानगर और अरुणाचल प्रदेश को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, 1 से 10 लाख की श्रेणी में। शीर्ष 5 राज्यों की बात करें 100 शहरी स्थानीय निकायों से कम, इसमें त्रिपुरा पहले स्थान पे है और 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक के मामले में मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है, झारखंड दूसरे, छत्तीसगढ़ दूसरे इसमें। ठीक है, तो इसे जो है आप पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक, और 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक की श्रेणी वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश 10वें स्थान पे है। ठीक है, प्रेरक दौर सम्मान के तहत 3 शहरों सूरत गुजरात को, इंदौर मध्य प्रदेश और नवी मुंबई महाराष्ट्र को दिव्य प्लैटिनम श्रेणी में रखा गया है। गोल्ड अनुपम श्रेणी में कुल 86 शहरों को शामिल किया गया है। सिल्वर उज्ज्वल श्रेणी में कुल 121 शहरों को, ब्रॉन्ज उदित श्रेणी में 38, कॉपर आरोही में 13 और प्रेरक दौर सम्मान के तहत गोल्ड अनुपम श्रेणी में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर को शामिल किया गया। यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रेरक दौर सम्मान के तहत गोल्ड अनुपम श्रेणी में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर को शामिल किया गया है। और इसके अतिरिक्त सिल्वर उज्ज्वल श्रेणी में उत्तर प्रदेश के 2 शहर शामिल हैं। कौन कौन? मथुरा और अमरोहा गजरैला। इंदौर ने भारत के पहले 7 स्टार कचरा मुक्त शहर के रूप में उभर करके सामने आया है।
ठीक, अपनी स्थिति बरकरार की है। 6 शहरों जिसमें सूरत, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई, विशाखापत्तनम और तिरुपति को 5 स्टार कचरा मुक्त शहरों के रूप में प्रमाणित किया गया है। कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत गाजियाबाद, लखनऊ को 3 स्टार रेटिंग दी गई है। तिरुपति, आंध्र प्रदेश को सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार दिया गया है। शीर्ष 5 गंगा नगरों की बात करें तो पहले स्थान पर बिजनौर, उत्तर प्रदेश, ठीक है, 1 लाख से कम जनसंख्या के मामले में, और 1 लाख से अधिक जनसंख्या के मामले में हरिद्वार, उत्तर प्रदेश। कन्नौज 1 लाख से कम जनसंख्या में दूसरे, और वाराणसी 1 लाख से अधिक जनसंख्या में दूसरे स्थान पे। गढ़मुक्तेश्वर तीसरे, ऋषिकेश तीसरे स्थान पे है। इसे जो है एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। महाराष्ट्र स्थित देवलाली छावनी भारत की सबसे स्वच्छ छावनी घोषित की गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 1 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में नोएडा को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है, और 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 20 शहरों में उत्तर प्रदेश के 4 शहरों को शामिल किया गया है। गाजियाबाद 12वें स्थान पे है, मेरठ 15वें, प्रयागराज 16 और लखनऊ 17वें स्थान पे है। और इसी श्रेणी में वाराणसी 21वें, आगरा 23 और कानपुर 29वें स्थान पे है। भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022 27 सितंबर 2022 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर यह जारी किया गया है। वर्ष 2021 में भारत में 7 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आए हैं, जिसमें से 1.52 मिलियन विदेशी पर्यटक और 5.48 मिलियन अप्रवासी भारतीय हैं। 2020 की तुलना में 21 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आगमन में 10.6% की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक पर्यटन किस देश से आए हैं तो पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे स्थान पे बांग्लादेश, तीसरे स्थान पे यूके, चौथे स्थान पे कनाडा और 5वें स्थान पे नेपाल है। भारत में विदेशी पर्यटन आगमन के शीर्ष जो 5 देश हैं। और 21 के दौरान भारतीय नागरिकों के लिए 5 शीर्ष गंतव्य, मतलब भारतीय नागरिक किस देश में सबसे ज़्यादा गए हैं। पहले स्थान पे यूएई है, दूसरे स्थान पे यूएसए, तीसरे स्थान पे कतर, चौथे स्थान पे ओमान और 5वें स्थान पे यूके है, जहाँ पे भारतीय नागरिक सबसे अधिक गए हैं। विदेशी पर्यटन आगमन की संख्या में शीर्ष बात करें तो सबसे अधिक कहाँ पे पर्यटक आए हैं, इसमें जो है पहले स्थान पे है आपका केरल में सबसे अधिक पर्यटक आए हैं। फिर तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश में 4.24%, सॉरी सर, सर्वाधिक पर्यटक जो आए हैं वो आपके आए हैं पंजाब राज्य में 29.22%, ठीक है। तो पर्यटकों के आगमन के मामले में पंजाब जो है वो पहले स्थान पे है। और घरेलू पर्यटन यात्रियों में शीर्ष 10 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की प्रतिशत हिस्सेदारी की बात करें तो इसमें पहले स्थान पे कौन है, इसमें पहले स्थान पे आपका तमिलनाडु है, दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो इसमें उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है। भारत भ्रमण वर्ष 2023 31 जनवरी 2023 को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत भ्रमण वर्ष 2023 पहल को लॉन्च किया गया है। पर्यटन मंत्रालय 2023 को भारत भ्रमण वर्ष के रूप में मना रहा है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2023 को भारत भ्रमण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस पहल के तहत देश के विभिन्न पर्यटक स्थलों के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए भारत की अंतर्देशीय यात्रा को ध्यान में रखते हुए इसे शुरू किया गया है। पीएम श्री स्कूल योजना। पीएम श्री स्कूल देश भर के 14,500 से अधिक स्कूलों के विकास के लिए एक नई योजना है, जिसके तहत केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य सरकार, अस्थायी निकाय द्वारा प्रतिबंध कुछ चयनित मौजूदा स्कूलों को सुदृढ़ किया जाएगा। यह स्कूल आदर्श नमूना स्कूलों के रूप में कार्य करेंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है इसके सभी घटकों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसी के साथ ही अपने निकटवर्ती अन्य स्कूलों को मार्गदर्शन परामर्श प्रदान करेंगे। पीएम श्री स्कूल को ग्रीन स्कूल के रूप में भी विकसित किया जाएगा। इसके तहत पर्यावरण अनुकूल पहल जैसे सौर पैनल, एलईडी लाइट्स, प्राकृतिक खेती युक्त पोषण वाटिका, अपशिष्ट प्रबंधन इत्यादि को शामिल किया जाएगा। स्कूल गुणवत्ता आकलन फ्रेमवर्क का विकास किया जाएगा, जिसके परिणामों के मापन के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों का उल्लेख किया गया है। पीएम श्री स्कूल को समग्र शिक्षा केवीएस और एनवीएस के लिए उपलब्ध मौजूदा प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से लागू किया जाएगा। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस 19 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के अडलाज स्थित त्रिमंदिर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य है गुजरात में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना। इस मिशन की परिकल्पना 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ की गई है और यह विश्व बैंक द्वारा आंशिक रूप से यह वित्त पोषित है। नमस्ते योजना। नमस्ते योजना की बात करें 17 अगस्त 2022 को केंद्र सरकार द्वारा नमस्ते योजना को लॉन्च किया गया है। नमस्ते योजना का पूर्ण रूप क्या है? मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है, ठीक है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय इन दोनों की संयुक्त पहल है। नमस्ते योजना के वर्तमान चरण में 500 शहरों, अमृत शहरों
को कवर करते हुए इसमें शामिल किया गया है। इस योजना को 360 करोड़ रुपये परिव्यय के साथ 4 वर्षों 2022-23 से लेकर के 25-26 तक की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भारत में स्वच्छता कार्य के कारण किसी की मौत न हो, स्वच्छता संबंधी सभी कार्य कुशल श्रमिकों द्वारा संपादित किए जाएं, किसी भी सफाई कर्मचारी का मानव मल पदार्थ के सीधे संपर्क में नहीं आने देना है, स्वच्छता कर्मचारियों को स्वयं सहायता समूहों में एकत्रित करना, सभी सीवर और सेफ्टी टैंक कर्मचारियों की पहुंच वैकल्पिक आजीविका तक होना, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास निगम नमस्ते योजना हेतु कार्यान्वयन एजेंसी होगी। ठीक है, बेसिकली ये है कि जो हाथ से मैला धोने वाले सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए योजना लाई गई है। राज्य सरकार द्वारा राज्य नमस्ते निदेशन के रूप में एक उपयुक्त अधिकारी का चयन किया जाएगा जो राज्य नमस्ते प्रबंधन इकाई का प्रमुख होगा। मंडला पहल कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला। 15 अगस्त 2022 को मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल जिला मंडला कार्यात्मक रूप से पूर्ण साक्षर जिला घोषित किया गया। मंडला को पूर्ण साक्षर जिला घोषित किया गया है। इस उपलब्धि के साथ ही मंडला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। जिला प्रशासन द्वारा महिला साक्षरता और पूर्ण साक्षरता के लिए 2020 में मंडला में महिला ज्ञानालय और निरक्षरता से आज़ादी अभियान संचालित किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार मंडला जिले की जो साक्षरता दर है वो 66.9% थी। मंडला जिले की पुरुष साक्षरता 77.5% और 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता 69.3%। इसमें पुरुष साक्षरता 78.7 और महिला 59.2% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 73%, जिसमें पुरुष 80.9 और महिला 64.6% है। भारत सरकार द्वारा देश में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास अब तक क्या है? सर्व शिक्षा अभियान, जिसकी शुरुआत 2001-2 में की गई थी। वयस्क साक्षरता में वृद्धि के लिए साक्षर भारत मिशन की शुरुआत 2009 में की गई थी। समग्र शिक्षा योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के लिए लागू किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नव भारत साक्षरता मिशन 2022 से 27 की अवधि के लिए इसे मंजूरी दी गई है। तो ये सब याद रखिएगा, डेट पूछ लेता है कि किस योजना को कब तक के लिए जारी किया गया है। इस्माइल 75 12 अगस्त 2022 को इस्माइल 75 पहल का शुभारंभ किया गया है। कहाँ से? दिल्ली से। केंद्र सरकार ने इस्माइल योजना के अंतर्गत भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास की उप योजना को कार्यान्वित करने के लिए 75 नगर निगमों की पहचान की। मतलब यह योजना बेसिकली जो है भिक्षावृत्ति करने वाले लोगों से संबंधित है। इस्माइल 75 पहल के तहत 75 नगर निगम विभिन्न सरकारी संगठनों जो NGO हैं अन्य हितधारकों के सहयोग से भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के लिए कई व्यापक कल्याणकारी उपाय संचालित करेगा। इसका कार्यान्वयन किया जाएगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। इसके निम्न उद्देश्य हैं, क्या है? निराश्रता और भिक्षावृत्ति की समस्या को दूर करना, देश के शहरों, कस्बों और नगर पालिका क्षेत्रों में भिक्षावृत्ति से मुक्त करना, विभिन्न हितधारकों की समन्वित गतिविधियों के माध्यम से भिक्षावृत्ति के काम में लगे लोगों के लिए व्यापक पुनर्वास की एक रणनीति तैयार करना। जनगणना के अनुसार भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है और इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है। साथियों, करंट अफेयर को बहुत ही एकदम पूरा डिटेल से डिस्कस किया जा रहा है ताकि कहीं से भी कोई फैक्ट ना छूटे, जिससे कि एग्जाम में कोई कन्फ्यूजन ना हो और ये ना हो कि ये फैक्ट जो है पढ़े होते तो काश हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते। ठीक है, इसलिए जो भी सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन सभी को कवर किया जा रहा है। अगर वीडियो लंबा हो जाए तो आप लोग वीडियो अपने हिसाब से बढ़ा करके देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो है अच्छे से इसको देखिएगा। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत मतलब जो मेन देखते हैं तो इससे हो सकता है कि क्वेश्चन जो है छूट जाए। ठीक है, तो अच्छे से कवर हो रहा है, इसलिए वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप लोग जो है वीडियो को अपने हिसाब से बढ़ा करके देख लीजिएगा। ठीक है, मार्च 2023 में नागपुर महाराष्ट्र में भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल की शुरुआत की गई थी। गति शक्ति विश्वविद्यालय 8 अगस्त 2022 को राज्यसभा द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2022 पारित किया गया। यह विधेयक लोकसभा द्वारा 3 अगस्त 2022 को पारित किया गया था। 16 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के पश्चात यह विधेयक अधिनियम बन गया है। 2022 का यह अधिनियम केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करता है। ठीक है, यह जो है 2009 में संशोधन करेगा और 2022 के अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान बड़ोदरा गुजरात को गति शक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान वर्ष 2018 में स्थापित किया गया एक डीम्ड विश्वविद्यालय है। दिसंबर 2022 में NRTI को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर उसका पुनर्नामकरण गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में किया गया है। इस विश्वविद्यालय का विस्तार क्षेत्र जो है उस पूरे भारत में होगा। इसी के साथ ही यह विश्वविद्यालय भारत से बाहर भी अपने केंद्र स्थापित कर सकता है। गति शक्ति विश्वविद्यालय केंद्र सरकार द्वारा रेल मंत्रालय के माध्यम से प्रायोजित निबंधित है। ठीक है,
और अगर हम बात करें प्रशिक्षण पर केंद्रित करने वाला बहुविषयक अनुसंधान और प्रशिक्षण पर केंद्रित भारत का पहला विश्वविद्यालय है। जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। और अगर हम बात करें भारत के 16वें उपराष्ट्रपति के रूप में इनका चुनाव किया गया है। देखिए 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ को विजयी घोषित किया गया है। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें व्यक्ति के रूप में उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। चुनाव परिणाम की घोषणा लोकसभा महासचिव तथा चुनाव के लिए नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर उत्पल कुमार सिंह द्वारा की गई थी। चुनाव की घोषणा उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हेतु राजग गठबंधन ने जगदीप धनखड़ को अपना उम्मीदवार बनाया था, जबकि संयुक्त विपक्ष ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में मार्गरेट अल्वा को अपना उम्मीदवार बनाया था। 11 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। जगदीप धनखड़ की बात करें अगर इनके व्यक्तित्व जीवन के बारे में, तो 18 मई 1951 को इनका जन्म हुआ था झुंझुनू राजस्थान में। 1989 में झुंझुनू लोकसभा सीट से 9वीं लोकसभा चुनाव जीते थे। 1990 में केंद्रीय संसदीय कार्यालय राज्य मंत्री बने थे। और ये उनके बारे में कुछ है फैक्ट है, देख लीजिएगा। बुरहानपुर पहल हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। देखिए 22 जुलाई 2022 को मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। इसके अतिरिक्त अब तक गोवा के 2, दादर और नागर हवेली और दमन दीव के 3, अंडमान निकोबार के 3, गुजरात के 9, हरियाणा के 22, हिमाचल प्रदेश के 1, जम्मू कश्मीर के 1, पुदुचेरी के 2, पंजाब के 23, तमिलनाडु 1, इनको जो है हर घर जिला प्रमाणित जो है जिला घोषित किया गया है। ठीक है। 11 अप्रैल 2023 को 11 अप्रैल 2023 तक देश के कुल 68 जिलों को हर घर जिला प्रमाणित जिला के रूप में घोषित किया गया है। बुरहानपुर के सभी 554 गाँवों के ग्रामीण घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। जिले के सभी 254 गाँवों में से प्रत्येक गांव के लोगों ने ग्राम सभाओं द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से अपने गांवों को हर घर जिला घोषित किया है। सभी 254 गाँवों में ग्राम जल और स्वच्छता समिति का गठन किया जाएगा। राज्य स्तर पर अगर हम बात करें, गोवा, तेलंगाना, पंजाब, गुजरात, हरियाणा ने राज्य के सभी घरों को 100% जल नल कनेक्टिविटी प्रदान की है। पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नागर हवेली, दमन दीव, इन सब के सभी घरों में 100% नल कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश के 37.35% घरों को जलापूर्ति हेतु नल कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। तो उत्तर प्रदेश के 37.35% घरों को जलापूर्ति के लिए नल कनेक्शन दिया गया है। गोवा पहला घर जल प्रमाणित राज्य बना था। 18 अगस्त 2022 को गोवा को देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य घोषित किया गया था। और इसी के साथ दादर नागर हवेली और दमन दीव को पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। तो यह राज्य और यह केंद्र शासित प्रदेश इनकी श्रेणी में जो है देख लीजिएगा। भारत नवाचार सूचकांक 2021 11 जुलाई 2022 को नीति आयोग द्वारा भारत नवाचार सूचकांक 2021 जारी किया गया और यह इस सूचकांक का तीसरा संस्करण है। इस रिपोर्ट को तैयार करने में गुरुग्राम स्थित इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस और ज्ञान भागीदार के रूप में इसे शामिल किया गया है। इस सूचकांक में भारत के सभी 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुनः 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है: बड़े राज्य, उत्तर पूर्वी तथा पहाड़ी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एवं शहरी राज्य। गोवा को एक राज्य होने के बावजूद उसके छोटे आकार के कारण केंद्र शासित प्रदेश और शहरी राज्यों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। बड़े राज्यों में कर्नाटक पहले स्थान पे है, ठीक है, और छत्तीसगढ़ है आपके अंतिम स्थान पे। उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में मणिपुर जो पहले स्थान पे है और नागालैंड अंतिम स्थान पे है। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ जो है वो पहले स्थान पे है और लद्दाख जो है अंतिम स्थान पे है। तो भारत नवाचार सूचकांक के शीर्ष 5 बड़े राज्यों में कर्नाटक पहले स्थान पे, तेलंगाना दूसरे, हरियाणा तीसरे, महाराष्ट्र चौथे और तमिलनाडु जो है 5वें स्थान पे है। और उत्तर पूर्वी एवं पहाड़ी राज्यों की बात करें तो इसमें मणिपुर पहले स्थान पे है, उत्तराखंड दूसरे, मेघालय तीसरे, अरुणाचल प्रदेश चौथे और हिमाचल प्रदेश 5वें स्थान पे है। और अगर हम केंद्र शासित प्रदेश एवं शहरी राज्यों की बात करें तो चंडीगढ़ पहले स्थान पे है, दिल्ली दूसरे, अंडमान निकोबार तीसरे, पुदुचेरी चौथे और गोवा 5वें स्थान पे है। भारत नवाचार सूचकांक के बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश जो है वो 7वें स्थान पे है, ठीक है। और इसके पहले पिछली बार यह 9वें स्थान पे था, तो मतलब इसकी रैंकिंग में सुधार हुआ है, 2 पायदान की सुधार हुई है। इस प्रकार इनेबल्स घटक के संदर्भ में बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश को 11वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि प्रदर्शन घटक के संदर्भ में यह 5वें स्थान पे है। प्रदर्शन के मामले में 5वें स्थान पे है और इनेबलर्स के मामले में 11वें स्थान पे है। उत्तर प्रदेश का जो प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वह 51,255 रुपया है 2019-22 के अनुसार, ठीक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक की बात करें तो यह जो है
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का प्रदर्शन क्या रहा है ये आप देख लीजिए, ठीक है। इसमें जो है 15 में भारत 21वें स्थान पे था और 22 में जो है भारत आ गया किसमें 44वें नंबर पे, ठीक है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की उरई तहसील के कैथेरी गांव से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है। विदित हो कि प्रधानमंत्री द्वारा 29 फरवरी 2022 को इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया गया था। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे प्रौद्योगिकी विकास लिमिटेड UPEIDA द्वारा किया गया है। इसकी जो कुल अनुमानित लंबाई है वो 296.070 किलोमीटर है और इसकी लागत कितनी है 14,850 करोड़ की लागत आई है और इसे भविष्य में 6 लेन बनाया जा सकता है। इसका प्रारंभ स्थान जो है चित्रकूट में राष्ट्रीय राजमार्ग 35 पर भरतकूप के निकट और समाप्ति है जनपद इटावा में। इटावा के कुदरैल के निकट जो है यह समाप्त हो रहा है। यह एक्सप्रेसवे कुल जो है 7 जिलों से होकर के जाएगा। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर के गुजरेगा। एक्सप्रेसवे के संरेखण पर पड़ने वाली भूमि नदियों में बागेन, केन, श्यामा, चंदावल, बिरमा और यमुना, यह नदियाँ जो है बेतवा, सेंगर, यह नदियाँ जो है इस एक्सप्रेसवे के किनारे पड़ती हैं। ज्ञातव्य है कि 14 लेन वाला दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे है, ठीक है। जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे वो भारत का अभी वर्तमान समय में सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे है। NIRF इंडिया रैंकिंग 2022 देखिए 15 जुलाई 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश में उच्च शिक्षा संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2022 जारी की गई है। उच्च शिक्षा संस्थानों की समग्र सूची में शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले संस्थानों की बात करें, IIT मद्रास पहले स्थान पे है जो चेन्नई में स्थित है। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बेंगलुरु दूसरे, IIT बॉम्बे मुंबई तीसरे, IIT दिल्ली चौथे, IIT कानपुर 5वें स्थान पे है, IIT खड़गपुर 6ठे स्थान पे, IIT रुड़की 7वें, IIT गुवाहाटी 8वें और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली 9वें स्थान पे और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली 10वें स्थान पे है। और उच्च शिक्षा संस्थानों की समग्र सूची में उत्तर प्रदेश के संस्थानों की बात करें तो उसमें IIT कानपुर जो है 5वें स्थान पे है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 11वें स्थान पे है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ 19वें स्थान पे है, IIT BHU वाराणसी में 29वें स्थान पे, MT विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर 42वें स्थान पे, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ 75वें स्थान पे और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ 78, शिव नाडर विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर 95वें स्थान पे है। यह उत्तर प्रदेश के संस्थान हैं। विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। जामिया मिलिया इस्लामिया जो नई दिल्ली में तीसरे स्थान पे है। दिल्ली में स्थित मिरांडा हाउस को कॉलेजों की श्रेणी में पहले स्थान पे है, अब इसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु पहले स्थान पे है। इंजीनियरिंग विषय में पहले और दूसरे स्थान पे क्रमशः IIT मद्रास पहले और IIT दिल्ली दूसरे स्थान पे है, ठीक है। यह वीडियो पॉज करके आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसको नहीं बताया जा रहा है। NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक 5 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा विषय पर राज्यों के शासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक जारी किया गया है। यह इस सूचकांक का पहला संस्करण है, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह सूचकांक का पहला संस्करण है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने इस सूचकांक को विकसित किया है। सामान्य श्रेणी के राज्यों के शासित प्रदेशों द्वारा प्राप्त रैंकों की स्कोर की अगर हम बात करें तो शीर्ष 5 उड़ीसा पहले स्थान पे है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है, आंध्र प्रदेश तीसरे, गुजरात चौथे और दादरा नगर हवेली 5वें। इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश इसमें दूसरे स्थान पे है। और अंतिम जो 5 जिन्हें प्राप्त हुआ है, गोवा इसमें अंतिम स्थान पे है, छत्तीसगढ़ 19, दिल्ली 18, हरियाणा 17 और पंजाब 16। दादरा नागर हवेली और दमन दीव को दोनों श्रेणियों यथा शहरी क्षेत्र और DBT श्रेणी में इन्हें शामिल किया गया है। देखिए 0.754 स्कोर के साथ झारखंड 10वें स्थान पे है और विशेष श्रेणियों में पूर्वोत्तर राज्य, हिमालयी राज्य तथा द्वीपीय क्षेत्रों के संबंधित क्षेत्रों में केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग की बात करें, त्रिपुरा इसमें पहले स्थान पे है, हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पे, त्रिपुरा पहले स्थान पे है, हिमाचल प्रदेश दूसरे, सिक्किम तीसरे, नागालैंड चौथे और उत्तराखंड 5वें स्थान पे है। देखिए व्यापक राष्ट्र स्तरीय सूचकांक में
उड़ीसा जो है वो पहले स्थान पे है, उत्तर प्रदेश दूसरे, आंध्र प्रदेश तीसरे, गुजरात चौथे और त्रिपुरा पाँचवें स्थान पे है। ठीक है, ये सभी रैंकिंग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2023, इसका उद्देश्य गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्य पर अच्छी गुणवत्तायुक्त खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है। इस अधिनियम के तहत 75% तक ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित किया जाएगा। पात्र व्यक्ति प्रतिमाह प्रति 5 किलोग्राम खाद्यान्न चावल, जिसमें 3 किलो, और गेहूँ 2 किलो और मोटा अनाज 1 रुपये किलो प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें चावल जो है 3 रुपये किलो मिलेगा, गेहूँ जो है वो मिलेगा 2 रुपये किलो और मोटा अनाज 1 रुपये किलो वितरित किया जाएगा। 16वां राष्ट्रपतीय चुनाव, देखिए इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, जो करंट में था बस उसे हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, संविधान द्वारा प्रदत्त इन्हीं व्यवस्थाओं के तहत जुलाई 2022 में 16वां राष्ट्रपति चुनाव कराया गया। कौन था? 16वां। ठीक है, और भारत के नए राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से 15वें निर्वाचन हेतु 16वें राष्ट्रपति चुनाव जो 15 जून 2022 को हुआ था। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्यसभा के महासचिव PC मोदी को निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया था। 16वें राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारों की बात करें तो झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा, इन दोनों द्वारा राष्ट्रपति चुनाव लड़ा गया था, जिसमें द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों का 64.03% मत प्राप्त हुआ और इस प्रकार द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। 25 जुलाई 2022 को सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश NV रमना द्वारा जो है द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाया गया था। द्रौपदी मुर्मू के बारे में अगर हम बात करें, इनका जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था। यह संथाल जनजाति से संबंधित है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, यह जनजाति से रिलेटेड पहली महिला है जो राष्ट्रपति बनी है। तो पूछ सकता है किस जनजाति से संबंधित है? संथाल जनजाति से संबंधित है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद यह भारत की दूसरी राष्ट्रपति बनी है। भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन होने वाली सबसे युवा 64 वर्षीय सबसे युवा भी हैं और भारत की पहली ऐसी राष्ट्रपति जिनका जन्म देश की स्वतंत्रता के बाद हुआ है, जिनका जन्म देश में स्वतंत्रता के बाद हुआ है। 2015 से 21 तक झारखंड की 9वीं राज्यपाल के रूप में रही है। 2000 से 2004 के मध्य उड़ीसा सरकार में विभिन्न मंत्रालयों का कार्यभार भी संभाली है। ओडिशा सरकार में इनके द्वारा सुशोभित पदों का विवरण इस प्रकार है, जो ज़्यादा जरूरी नहीं है लेकिन देखना चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, ये राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया है, कैसे कैसे होती है, तो इसे अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। पुल्लमपारा देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत। हाल ही में पुल्लमपारा को देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। यह घोषणा केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा किया गया है। यह ग्राम पंचायत केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है और केरल सरकार द्वारा डिजिटल विभाजन को समाप्त करने के उद्देश्य से केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क परियोजना की शुरुआत की गई है। जुलाई 2022 में भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने KFON लिमिटेड को इंटरनेट सेवा प्रदाता का लाइसेंस प्रदान किया था और पर इसके परिणामस्वरूप केरल अपनी इंटरनेट सेवा वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है। ठीक है, केरल देश का पहला राज्य है जिसने इंटरनेट को मूलभूत अधिकार घोषित किया है। 2017 में भारत सरकार ने ग्रामीण भारत को डिजिटल साक्षर बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत की थी। केरल सवारी केरल सरकार द्वारा लॉन्च की गई एक ऑनलाइन टैक्सी सेवा है। यह किसी राज्य सरकार के स्वामित्व वाली देश की पहली ऑनलाइन टैक्सी सेवा है। ठीक है, तो ये भी देख लीजिएगा कि केरल सवारी जो है क्या है, पूछ सकता है। अग्निपथ एक नई शिक्षा भर्ती योजना। 14 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सशस्त्र बलों में सेवा हेतु भारतीय युवाओं के लिए एक आकर्षक भर्ती योजना की मंजूरी दी है। इस योजना का नाम अग्निपथ है। इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। अग्निपथ योजना भारतीय सेना के तीनों अंगों थल सेना, वायुसेना और नौसेना में सैनिकों की तैनाती की जाएगी। और अगर हम बात करें तो इन पदों पर भर्ती के लिए संचालित होने वाली अन्य सभी योजनाएं समाप्त हो जाएंगी। अग्निपथ योजना अफसर रैंक के सैन्य कर्मियों के लिए नहीं है और उनकी भर्ती के लिए मौजूदा अलग अलग प्रक्रियाएं जो चल रही थी वही चलेगी। यह योजना देशभक्त और प्रेरित युवाओं को 4 वर्ष की अवधि हेतु सशस्त्र बलों में सेवा करने का अवसर प्रदान करेगी। इसके तहत 17.5 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष आयु तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। 2022 के लिए भर्ती प्रक्रिया हेतु अधिकतम आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई है। भारतीय नौसेना ने अग्निवीरों की भर्ती में महिलाओं को 20% आरक्षण देने का भी प्रावधान किया है, मतलब महिलाओं को 20% आरक्षण दिया गया है। और अग्निवीर सशस्त्र बलों में एक अलग रैंक होगी जो किसी भी मौजूदा रैंक से भिन्न होगी। 4 वर्ष की सेवा पूरी होने पर 100% अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में स्थानांतरित नामांकन हेतु आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इस आवेदनों पर 4 वर्ष की कार्यावधि के दौरान प्रदर्शन सहित उद्देश्य, मानदंड और आधार पर केंद्रीकृत तरीके से विचार किया जाएगा। तत्पश्चात 25% अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में नियमित कैडर में नामांकित कर दिया जाएगा। ठीक है,
और भारतीय सशस्त्र बलों की जो औसत आयु है वो वर्तमान में 32 वर्ष है, जो इस योजना के कार्यान्वयन के पश्चात 4-5 वर्ष कम हो जाएगी। देखिए 4 वर्ष की कार्यावधि के पूरा होने पर अग्निवीरों को एकमुश्त सेवानिधि पैकेज का भुगतान किया जाएगा। ठीक है, सेवानिधि के नाम से। ये देख लीजिएगा, इससे सेना से रिलेटेड जो है कुछ फैक्ट हैं। भारत गौरव के तहत देश की पहली निजी ट्रेन सेवा 14 जून 2022 को भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है। भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा को कोयम्बटूर उत्तरी तमिलनाडु से साईनगर शिरडी महाराष्ट्र के बीच शुरू किया गया है। ठीक है, इस पहली राउंड ट्रिप सेवा का संचालन 14 से 18 जून 2022 के मध्य किया गया। दक्षिण रेलवे भारत गौरव योजना के तहत पंजीकृत सेवा प्रदान प्राप्त करने वाला भारत का पहला रेलवे जोन बन गया है। देखिए, भारत और नेपाल को जोड़ने वाली यह पहली पर्यटन रेलगाड़ी है। ठीक है, 21 जून 2022 को भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को सफदरजंग रेलवे स्टेशन दिल्ली से रवाना किया गया, जो भारत और नेपाल को जोड़ने वाली पहली पर्यटन रेलगाड़ी होगी। पर्यटन से संबंधित अन्य योजनाओं की बात करें, स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत 2014-15 में की गई थी। प्रसाद योजना की शुरुआत भी 2014-15 में, और देखो अपना देश 2020। NHAI का सड़क निर्माण में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 8 जून 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एस्फॉल्ट बिटुमिनस कंक्रीट सड़क निर्माण में नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिना रुके विश्व की सबसे लंबी एस्फॉल्ट बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण करने में सफलता प्राप्त की है। इस परियोजना का कार्यान्वयन NHAI एवं राजपथ इंफ्राक्रॉन प्राइवेट लिमिटेड पुणे द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इस सड़क का निर्माण NH 53 पर महाराष्ट्र के अमरावती और अकोला जिले के बीच किया गया है। NHAI 53 पर एकल लेन में 84.40 किलोमीटर लंबी एस्फॉल्ट बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण 105 घंटे 33 मिनट में किया गया था, और इसीलिए जो है इसे गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में शामिल किया गया है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 7 जून 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 जारी किया गया, और यह सूचकांक का चौथा संस्करण है। इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा के निम्न 5 प्रमुख मानकों के आधार पर राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। मानव संसाधन और संस्थागत आंकड़ों के आधार पर इसका भारांश 20% है। अनुपालन भारांश 30%। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण इसका भारांश जो है 10% है। और खाद्य परीक्षण, आधारभूत संरचना और निगरानी इसका भारांश है 20%, और उपभोक्ता सशक्तिकरण का 20% है। इस सूचकांक के अंतर्गत राज्यों को 3 भागों में बांटा गया है: बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें अगर हम बात करें कुल प्राप्तांकों के आधार पर शीर्ष 5 राज्यों में तमिलनाडु पहले स्थान पे, गुजरात दूसरे, महाराष्ट्र तीसरे, हिमाचल प्रदेश चौथे, पश्चिम बंगाल 5वें और मध्य प्रदेश 5वें स्थान पे। इसमें तमिलनाडु जो है पहले स्थान पे है। बड़े राज्यों में बिहार 16वें स्थान पे है, और अगर हम बात करें अंतिम स्थान पे है आपका आंध्र प्रदेश। बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश को इस सूचकांक में कुल 54.5 अंकों के साथ 8वें स्थान पर रखा गया। तो उत्तर प्रदेश जो है बड़े राज्यों में संयुक्त रूप से 8वें स्थान पे है। झारखंड 12वें, उत्तराखंड 7वें और राजस्थान 10वें स्थान पे है। कुल प्राप्तांक के आधार पर शीर्ष 5 छोटे राज्यों की बात करें तो छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पे है, मणिपुर दूसरे, सिक्किम तीसरे, त्रिपुरा चौथे और मेघालय 5वें स्थान पे है। छोटे राज्यों की श्रेणी में कुल 21 अंकों के साथ अरुणाचल प्रदेश अंतिम 8वें स्थान पे है। कुल प्राप्तांकों के आधार पर शीर्ष 3 केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पे, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली दूसरे और चंडीगढ़ तीसरे स्थान पे है। और इस श्रेणी में कुल 16 अंकों के साथ लक्षद्वीप अंतिम स्थान पे है। ठीक है। राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 7 जून 2022 को केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 को लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत भारत को 2030 तक वायु खेलों के संदर्भ में विश्व के शीर्ष देशों में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया, उसका खाका तैयार किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत में एक सुरक्षित, सस्ता, सुलभ, सुखद और अस्थायी वायु खेल परितंत्र का विकास करना है या उपलब्ध कराया जाएगा। इस नीति के अंतर्गत निम्नलिखित वायु खेलों को शामिल किया गया। यह इंपॉर्टेंट है, यह देख लीजिएगा। ठीक है, कि इस पूछ सकता है कि किस खेल को इसमें शामिल किया गया। नहीं, इसमें एरोबोटिक्स है और एरो मॉडलिंग और मॉडल रॉकेटरी, शौकिया निर्मित और प्रयोगात्मक विमान, गुब्बारे, ड्रोन और ग्लाइडिंग और पावर्ड ग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइडिंग और पावर्ड हैंग ग्लाइडिंग, पैराशूटिंग, स्काई डाइविंग, बेस जंपिंग और विंग शूटर शामिल है। पैरा ग्लाइडिंग और पैरा मोटरिंग
पावर्ड पैराशूट ड्राइक्स सहित और पावर्ड विमानन, अल्ट्रा लाइट, माइक्रोलाइट और लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट इत्यादि जो है इसमें शामिल हैं। तो टोटल जो है 10 ऐसे खेल हैं जिनको जो है शामिल किया गया, 11, ठीक है। टोटल 11 खेल हैं जिन्हें शामिल किया गया है। रोटर क्राफ्ट, ऑटो गायरो सहित तो 11 खेल हैं जिन्हें शामिल किया गया है। एयर स्पोर्ट प्रमुख भारतीय खिलाड़ी सुश्री शीतल महाजन को अंटार्कटिका पर 10,000 फीट की ऊंचाई से फ्री फॉल जंपिंग करने वाली पहली महिला के रूप में जाना जाता है। सुश्री महाजन उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों पर फ्री फॉल जंपिंग करने वाली सबसे कम उम्र की महिला और बिना किसी परीक्षण के इसे करने वाली पहली महिला जंपर बन गई हैं। तो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ब्लू ड्यूक सिक्किम की राज तितली, ये 2 प्रजातियाँ इसकी पाई जाती हैं, ब्लू ड्यूक और कृष्ण पीकॉक, ये दोनों तितली की प्रजातियाँ हैं। देखिए 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सिक्किम ने ब्लू ड्यूक को राज तितली का दर्जा दिया है। ऑनलाइन जनमत सर्वेक्षण में ब्लू ड्यूक को 57% जबकि कृष्ण पीकॉक को 43% मत प्राप्त हुआ। इसे ब्लू ड्यूक के नाम यूरोपियंस द्वारा दिया गया है। यह एक चमत्कारी तितली है जो नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और चीन में पाई जाती है, जिसे इसका राज पशु घोषित किया गया। तो देख लीजिएगा, राज तितली की बात करें तो महाराष्ट्र में ब्लू मरमॉन है, तमिलनाडु में है तमिल योमेन, उत्तराखंड में है कॉमन पीकॉक, कर्नाटक में है सह्याद्री वर्डविग, केरल में है मालाबार बैडेड पीकॉक या बुद्धा मयूरी, अरुणाचल प्रदेश में है कैसर हिंद और गोवा में मालाबार ट्री निम्फ। दिल्ली हवाई अड्डा जल विद्युत एवं गैर सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा बन गया है। 1 जून 2023 को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरी तरह से जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा के संयोजन से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। 1 जून 2022 से हवाई अड्डे की विद्युत मांग का 94% की जो आपूर्ति है वह जल विद्युत संयंत्र द्वारा की जाएगी, जबकि इस हवाई अड्डे के विद्युत संबंधी आवश्यकताओं की लगभग 6% उपलब्धता अनसाइट सौर ऊर्जा संयंत्रों से सुनिश्चित की जाएगी। तो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा बनने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह बहुत ही सहायक भूमिका निभाएगा। मतलब 2030 तक ऐसा लक्ष्य रखा गया है कि हवाई अड्डे को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा। केरल स्थित कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होने वाला विश्व का पहला हवाई अड्डा है। 18 अगस्त 2015 को इस हवाई अड्डे पर स्थापित 12 मेगावाट वाले 12 मेगावाट से पीक क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया था और इसे निजी मतलब कह सकते हैं कि प्राइवेट और पब्लिक भागीदारी से जो है विकसित किया गया है। नामसाई घोषणा पत्र हस्ताक्षरित। इस समझौते के तहत जो है दोनों राज्यों के बीच विवादित गांवों संख्या को वो किया गया है। इसकी अगर हम बात करें किसके मध्य हुआ है, यह जो है समझौता जो हुआ अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, तो अरुणाचल प्रदेश और असम के मध्य एक समझौता किया गया, ठीक है। और दोनों राज्यों के बीच विवादित गाँवों की संख्या को 123 से घटा करके 86 तक सीमित करने का निर्णय लिया गया है। मतलब इन दोनों राज्यों के मध्य 123 ऐसे गाँव हैं जिनको लेकर के दोनों राज्यों में विवाद है, जिसको घटा करके 86 करने की बात की गई है। दोनों राज्य कुल 37 गाँव के संदर्भ में विवाद को समाप्त करने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए हैं और इसके तहत अरुणाचल प्रदेश की संवैधानिक सीमा के भीतर स्थित 28 गाँव उसी के पास रहेंगे। तो देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो ये था आपका राष्ट्रीय घटनाक्रम, ठीक है, राष्ट्रीय करंट अफेयर। और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि कोई भी जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो ना छूटें और उसे प्रॉपर कवर कर लिया जाए। और ये वीडियो अगर बहुत लंबा हो जाए तो आप लोग जो है वीडियो के स्पीड को बढ़ा करके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम जानबूझ करके वीडियो को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए ताकि कोई भी फैक्ट जो है ना छूटे, ताकि एग्जाम में कोई डाउट ना रहे कि ये फैक्ट या ये जो है अगर पढ़ लिए तो थोड़ा अच्छे से तो क्वेश्चन और अच्छे से सॉल्व होती। तो देख लीजिएगा। बाकी इसका जो अगला पार्ट है वह कल अपलोड किया जाएगा, जिसके अंतर्गत हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के जो घटना चक्र या करंट अफेयर है उनको कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।